हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी बायोलॉजी की क्लास में। बेसिकली जितने हमारे सभी प्यारे छात्र यहाँ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो सभी छात्र यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता देती हूँ, आपके कमेंट्स मैं नहीं देख पाऊँगी एंड क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊँगी तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं। आप लोगों के साथ बैठ के मैं भी आपके जो आंसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं देख रही हूँ और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्या करूँगी, बताऊँगी कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक करी है। तो चुपचाप यहाँ पे आंसर्स करना और कोई जो है ना उल्टी सीधी बात इधर नहीं करेगा या फिर आपस में ही बातें करने लग जाओ। कोई आपस में ऐसे बात नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आज का जो सेशन रहेगा दिस वन इज़ रिकॉर्डेड फॉर यू, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो और आप लोगों की एक प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को हम लोग यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डैश। मानव शरीर में जो अधिकांश पाचन की क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, आपको यह बताना है। देखो, मैंने आप लोगों को कई बार इस चीज़ को बताया है एंड जब आप लोगों ने डाइजेशन चैप्टर भी पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपकी नास्य गुहा है, नास्य गुहा से चला मुख गुहा है, यानी कि माउथ कैविटी है। इस माउथ कैविटी से खाना चलता है, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में आने के बाद आपका आता है स्टमक में, स्टमक से आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर क्या कंटिन्यू हो जाता है आपका, फिर आपका कंटिन्यू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका जो अधिकांश जो खाना होता है स्टूडेंट्स, वह कहाँ आके पचता है, आपको यह यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि खाने का पाचन जो शुरू होता है वो इस जगह से शुरू होता है, लेकिन उसका अंत इस जगह पर होता है। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो पाचन क्रिया हुई, ये जो आपकी पाचन क्रिया हो रही है, ये मैक्सिमम कौन सी जगह पर हो रही है, ये मैक्सिमम कौन सी जगह पे हो रही है, तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है। लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है आपकी यह स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाचन भी कहाँ होता है, इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप आंसर क्या करोगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इसी छोटी आंत के अंदर आपका सबसे ज़्यादा पाचन प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। Which of the following is not a digestive enzyme in the human system? मानव शरीर में या मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं होता। देखो, हमारे पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। चाहे आप लोग इतने आंसर करो इसका, इतने मैं समझा देती हूँ ज़रा इसकी। तो देखो, अगर मैं मुख की बात करूँ, आपके मुंह के अंदर सबसे पहला आपको एंजाइम मिलता है, आपके मुंह के अंदर आपको सबसे पहले एंजाइम मिलता है अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, यानी कि लार अमाइलेस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, फिर आपके स्टमक के अंदर आता है पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली आपके प्रोटीन को पचाने वाले क्या हैं, एंजाइम्स हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, फिर आपका ट्रिप्सिन आ जाता है छोटी आंत के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद छोटी आंत में लाइपेज भी आता है, साथ साथ आपका जो वो होते हैं पैनक्रियाज होते हैं, वहाँ से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। मतलब ये कौन से हैं, ये जो आपके ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं, ये कहाँ से निकले हैं, आपके पैनक्रियाज से निकले हैं। फिर उसके बाद आपके इंटेस्टिनल जूसेस आ जाते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब आपके अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, आपके अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं।
यहाँ पे देखो, हाँ, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। देखो मुझे पता है आप में से ज़्यादातर छात्रों ने इसका आंसर किया है बी। बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया। ये जो गैस्ट्रिन होता है ये क्या है, ये आपका पाचन नहीं करता है, ठीक है। ये गैस्ट्रिन आपका एक ऐसा एंजाइम है जो HCl के स्रावन को अच्छा करवाता है, मतलब HCl के स्रावन को एक्टिवेट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। ट्रिप्सिन ये आपका छोटी उससे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। टाइलिन जिसको हम पटाइलिन भी बड़े मजे से कह देते हैं, तो ये जो बेसिकली जो टाइलिन होता है ये कहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स, ये आपके सलाइवरी अमाइलेज जो बताया ना मैंने, ये आपकी लार ग्रंथि वही है ये। नेक्स्ट आ जाता है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ है, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, स्टमक में निकलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रेनिन का क्या काम था, कमेंट सेक्शन में बताइए रेनिन का क्या काम था। तो आपका जो दूध कैसिनोजन जो होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट करना, वो किसका काम है, वो आपके इसी रेनिन का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज। एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है वह कौन सा है, यूरिएज है, सल्फेटेज है, ट्रिप्सिन है या फिर प्रोटीएज है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डाइजेशन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है आपका, ट्रिप्सिन यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन के अलावा पेप्सिन भी, ठीक है, और इसके अलावा रेनिन भी, ये सब आपके प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, Which of the following foods will provide the nutrient for the growth of new tissues in the human body? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा, फ्रूट, वेजिटेबल, चीज या फिर स्वीट्स। अब देखो दिमाग लगाना, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देती ही हैं, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर आपको विटामिन मिलेंगे, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। वेजिटेबल्स के अंदर भी सेम चीज़, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे आपको अलग अलग मिनरल्स भी मिलेंगे, ठीक है। चीज़ की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और इधर मैं स्वीट्स की बात करती हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं आपको, ठीक है। ये क्या दे देते हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ये देखोगे कि आपको क्या करना है, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज करनी है। क्या करना है, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज। और जब भी नए ऊतकों के निर्माण की बात आती है ना, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन इस्तेमाल होगा। और बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन क्या है, वो बॉडी बिल्डिंग आपका जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे, मैम प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है। तो यहाँ पे आप सही आंसर क्या करेंगे, प्रोटीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा अगर इसमें से पूछ लिया जाता सबसे ज़्यादा जल्दी एनर्जी कौन देगा, तो आप यहाँ पे देते स्वीट्स आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, सीधा शुगर होगी। शुगर क्या करेगी, जल्दी की जल्दी मेल्ट होके, मतलब जल्दी जल्दी टूट के क्या करेगी, आपको जल्दी से जल्दी एनर्जी देगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय या फिर स्टमक यानी कि आमाशय। जो आपका अपेंडिक्स होता है वो किससे जुड़ा होता है,
चलिए बताएं अब इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपके इस पूरी संरचना में जो मैंने लाल रंग से बनाया है वो क्या है, आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स बेसिकली आज के टाइम पे एक अपशिष्ट अंग है, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका आज के ज़माने में हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट बात अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, तो ये जो आपका अपशिष्ट अंग है आपके शरीर के कौन से भाग से जुड़ा होता है, तो पाचन तंत्र वाले जो भाग होता है उसकी बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है। सीकम यानी कि अंध आंत, अंधांत, ठीक है। तो अंधांत से जुड़ा होता है क्या, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अंधांत जो है वो किसका भाग होती है, बड़ी आंत का भाग होती है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंजाइम्स आर बेसिकली, जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो देखो अगर मैं एंजाइम की मूल रूप से बात करती हूँ तो ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो किसका काम करते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव उत्प्रेरक आपके किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है, ठीक है, और नेगेटिव उत्प्रेरक क्या होगा, आपके उस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। आपको गुस्सा आया है किसी सामने वाले इंसान पे, आपका एक दोस्त आता है कहता है उसने तेरे को ऐसा कह दिया, बिल्कुल गलत किया, ये किया वो किया, आपको और चढ़ा दिया, आपको और गुस्सा दिलाया, और अब आप जाके सामने वाले इंसान से लड़के आ रहे हो, ठीक है। जैसे आप लोग कमेंट्स में करते हो कि जो है ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद कोई आता है थोड़ा सा घी डालता है, आप लोग और उबल जाते हो, ठीक है। मतलब आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा ही वो है, कम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोग बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हो, फिर लड़ाइयाँ करने लगते हो यहीं कॉमेंट सेक्शन में, है ना। तो बेसिकली क्या, वो जो इंसान आया जिसने आपको कुछ भी बात बोल दी और आपने उसको मान लिया, तो वो क्या हुआ, वो हुआ पॉजिटिव कैटलिस्ट, कि भैया उसने तो अपना काम कर दिया, आग लगा दी। हिंदी में कहते हैं ना आग में घी डालना, तो उसने वो कर दिया, आग तो पहले से लगी हुई थी, ऊपर से घी डाल दिया, अब तो ऐसे क्या कर दिया, पूरी एकदम जलाने को तैयार हो, ठीक है। चलिए, और नेगेटिव उत्प्रेरक क्या होगा कि आपने जब कुछ भी चीज़ देखी, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका दोस्त आया, अच्छा दोस्त है, वो जानता है सामने वाले ने गलती नहीं करी है, या फिर गलती अगर करी भी है तो लड़ाई बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको आके समझाता है और आप समझ जाते हो, ठीक है, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। नेगेटिव उत्प्रेरक हो गया, मतलब उसने रिएक्शन को शांत कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ कमेंट सेक्शन में वो बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं अरे कोई बात नहीं ना, शांत हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, और कुछ कुछ बच्चे जो मान जाते हैं इन बात को, उनके लिए वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि एंजाइम कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कई बार पेपर में प्रोटीन शब्द ना लिख के यहाँ पे लिखा होता है अमीनो एसिड्स, ये लिखा हुआ मिलता है, कई बार इसकी जगह पेप्टाइड्स लिखा हुआ भी मिलता है, ठीक है। तो पेपर में इनमें से कुछ भी लिखा है आप उसको मार्क कर दीजिएगा कि एंजाइम्स ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसकी देखो हिंदी नहीं हो पाई है तो परेशान मत होना, मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो आपकी लाइट एनर्जी है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। दूसरा है केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, आप इसको उल्टा समझ लोगे, रासायनिक किसमें हुई, रासायनिक हो गई प्रकाश ऊर्जा में। तीसरा आ जाता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें हो गई, विद्युत ऊर्जा में।
और लास्ट आ जाता है लाइट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और यही पूरा क्या है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो अब इनमें से अभी मैं कमेंट्स देखने लग रही थी, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे कि जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या आंसर करोगे यहाँ पे क्या आंसर करोगे आप लोग यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ क्या होगी, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll converts into C6H12O6 plus oxygen gas plus energy। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हुआ, आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है लाइट, यहाँ पे लिखा है लाइट, तो बेसिकली लाइट किसी चीज में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, या तो ए ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों को मिला ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी। तो ये लाइट किस में कन्वर्ट हुई, क्या किसी रसायन में कन्वर्ट हुई, क्या प्रकाश में कन्वर्ट या यंत्र में कन्वर्ट हुई? तो ये देखो यांत्रिक ऊर्जा तो है नहीं, आप कह नहीं सकते ग्लूकोज, ऑक्सीजन या एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। नहीं भैया, वो क्या है, जो ग्लूकोज है उसके अंदर सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, यहीं पे आपको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the richest source of protein? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? समृद्ध मतलब सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? चुकंदर है, आलू है, सोयाबीन है या गेहूं है? क्या उत्तर देंगे आप? इनमें से क्या चीज रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का? तो देखो, जब भी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेज की, तो मैंने आपको बताया था एक होता है क्लोरेला, क्लोरेला नाम का क्या होता है, क्लोरेला नाम का आपका एक एल्गे होता है, एक शैवाल होता है। और एल्गे क्या होते हैं, एक प्रकार के प्लांट होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो एल्गे होते हैं, ये जो आपके शैवाल होता है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और इसी वजह से हमें इस क्लोरेला को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स फूड। अब आप कहोगे मैम अगर इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है तो हमने इसको एस्ट्रोनॉट्स फूड क्यों कहा, तो इसमें एस्ट्रोनॉट का क्या लेना देना? तो अब आप सोचो, एक इंसान है, एक एस्ट्रोनॉट है, वो यहाँ से जा रहा है किसी अन्य उसमें सैटेलाइट में बैठ के, सैटेलाइट में नहीं, किसी रॉकेट में बैठ के कहाँ जा रहा है, किसी अन्य उपग्रह पर जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली क्या होता है, अब उसको वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसको उसके शरीर में जो भी लॉसेस होंगे ड्यू टू प्रेशर और समथिंग, तो वो क्या होगा, वो उसको भरपूर करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए इसको क्या चाहिएगा, इसको चाहिएगा कुछ ना कुछ प्रोटीन। ठीक है, इसको चाहिएगा कुछ ना कुछ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग स्रोत है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हो तो अल्टीमेटली वो फैट के रूप में स्टोर होता है। तो मान लीजिए इसने क्लोरेला जो स्पेस ट्रैवलर है, ठीक है, यहाँ पे अंदर उसकी मुंडी दिख रही है। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही बड़ा सा केज वाला इसका ड्रेस। ठीक है, तो ये जो स्पेस ट्रैवलर है, इसने क्या खाया, इसने ये एल्गे खाया, उसकी वजह से इसके शरीर के अंदर बहुत सारा प्रोटीन गया। अब सारा प्रोटीन तो इस्तेमाल नहीं हुआ रिपेयरिंग के काम में। ठीक है, जितना प्रोटीन बचा इसको इसने स्टोर कर लिया फैट की फॉर्म में, जब भी जरूरत पड़ेगी तब दोबारा इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरेला अगर पेपर में आए तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन यहाँ तो पेपर में लिखा ही नहीं। तो क्लोरेला क्या आंसर करोगे फिर, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन क्या है, काफ़ी अधिक मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन होता है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, क्या बोलते हैं,
नॉनवेज की बात करें, नॉनवेज में किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा, तो एग के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, सारे आंसर्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद। एक फूड चेन है, फूड चेन का बेसिकली मतलब क्या होता है, फूड चेन का मतलब है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक क्या हो, फूड का या एनर्जी का ट्रांसफर हो। देखो यहाँ पे एक 10% रूल फॉलो होता है, ठीक है, यहाँ पे एक 10% रूल फॉलो होता है, और वो क्या है भाई, देखो ये जो सूरज है, सूरज से क्या आया, 10 मतलब ऊर्जा आई, उसका 10% जो भी है वो यहाँ पे प्लांट्स ने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, क्या हो गया, प्लांट्स ने इकट्ठा कर लिया। फिर प्लांट्स से जितने भी हर्बीवोर्स थे, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, शाकाहारी, जो शाकों को खाते हैं, उन्होंने इसका भी 10% ले लिया प्लांट का। ठीक है, सिर्फ 10% ही लिया। मतलब यहाँ मान लो अगर ये 1000 किलो जूल ऊर्जा आई थी तो प्लांट्स के पास सिर्फ 100 किलो जूल मिली। ठीक है, प्लांट्स को कितनी मिली, सिर्फ 10% मिली। इसका 10% कितना होगा, 100 ही होगा ना। हाँ, 100 किलो जूल आपको ऊर्जा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हर्बीवोर्स ने इसको खाया तो उनको 10 किलो जूल मिली। फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उनको कितनी मिली, उनको 1 किलो जूल ऊर्जा मिल जाती है मांसाहारियों को। मांसाहारी को, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर कौन आ जाते हैं, आपके सैप्रोफाइट्स आ जाते हैं। ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं यानी कि कौन है, ये जो मृतोपपोषी होते हैं। मृतोपपोषी जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मतलब उनको कितनी ऊर्जा मिली, 0.1 किलो जूल ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ पे ये पहली चीज़ तो 10% रूल फॉलो होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि किसके थ्रू आपका फूड चेन स्टार्ट होती है। प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, कार्निवोर जो बच गया, या फिर इन सब चीज़ों को स्कैवेंजिंग का काम किसका हो गया, आपके सैप्रोफाइट्स का हो गया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये हुई आपकी फूड चेन। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी फूड चेन हो गई। और ध्यान रखिएगा ये जो फूड चेन है इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक लेवल है वो क्या है, वो आपके पादप हैं यानी कि प्लांट्स हैं। और प्लांट्स किसके माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी नामक रोग होता है वह निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, या विटामिन ए की कमी के कारण। क्या आंसर करेंगे आप, तो देखो स्कर्वी क्या है, स्कर्वी होता है आपका एक ऐसा रोग जिसमें आपके शरीर के अंदर जो दांत है ये वहाँ पे मसूड़ों के अंदर से रक्त आने लगता है। ठीक है, और ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल के कमी के कारण। ठीक है, किसकी कमी के कारण, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए के रोगों की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे क्या होगा, रक्त के थक्के नहीं जमेंगे यानी कि हैमरेज हो सकता है। ठीक है, विटामिन ए के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, इनमें से प्रसिद्ध कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। ठीक है, और इसके अलावा केराटोमलेशिया, ज़िरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ये सब भी इसके कारण होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका होमवर्क नहीं, आप अभी जो है ऐसे ही चीज़ों को ध्यान करो, और जो जो चीज़ें नहीं आ रही उसको, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को अब आवश्यकता है रिवाइज करने की, अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, मानव शरीर में विटामिन ए डैश में संग्रहित होता है, यकृत में, त्वचा में, फेफड़ों में या गुर्दे में। कहाँ पे स्टोर होता है विटामिन ए, तो देखो ये जो विटामिन ए है, पहली चीज क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है यानी कि वसा में घुलनशील होता है आपका यह विटामिन, सबसे पहली बात।
और जब भी कोई भी वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है ना, वो सब कहाँ जाके स्टोर होते हैं, वो सब आपके यकृत में जाके यानी कि किडनी में जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब ये है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में आ गया विटामिन B1, B2, B6 और B12 और यहाँ पे साइड में इसके नाम दिए गए हैं पिरिडॉक्सिन, सियानोकोबालामीन, थियामिन और राइबोफ्लेविन। लेकिन आपको बनना है बीरबल। जो हमारे बीरबल होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर देंगे। इनके नामों के साथ साथ इनके कारण होने वाले रोगों का भी नाम बताएंगे। जल्दी से आंसर करें इसका। तो देखो विटामिन B1 जो होता है वो होता है थियामिन। मैंने आपको बताया था टियारिया ने पिंटू पर बोतल फेंकना कबूला। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, विटामिन B6। B6 क्या होता है, पिरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 क्या होता है, सियानोकोबालामीन होता है। तो कोड क्या बनेगा, 3412। देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है, ए में मैच हो रहा है। आंसर क्या हो गया आपका, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गए आपके कुछ ऐसे जो आपको 1 लाइनर्स के रूप में, मैं ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा आप आंसर देना स्टार्ट कीजिए कि हु गेव द नेम साइटोलॉजी। क्योंकि इसमें देखो बस जो है ना सिंपल सी चीज़ होती है कि इसमें बस आपको या तो आता है नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो सीधा बता देती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, सेल चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ 1 लाइनर्स हैं आपके। हु गेव द नेम साइटोलॉजी, तो ऑस्कर हर्टविग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड दिया था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो सेल की स्टडी उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द वर्ड सेल वॉज गिवन बाय, अभी आपने देखा साइटोलॉजी शब्द किसने दिया। अब बात आती है ये जो कोशिका शब्द है यह किसने दिया है, तो वर्ड सेल वॉज गिवन बाय, तो क्या आंसर करोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा वर्ड सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक आपके वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक कोशिका को देखा था। वो कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी। देखो इसको कहानी की तरह ही समझा करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ना याद करने वाली होती है और इनको कहानी की तरह समझ के ही याद कर सकते हो। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, एक डेड सेल देखा था। ठीक है, कहाँ देखा था, कॉर्क में, यानी कि जो लकड़ी होती है उसके अंदर देखा था। कैसा था ये, जो ये था कैसी थी, मृत कोशिका थी। और मृत कोशिका में कौन सा भाग इन्होंने देखा था, अगर ऐसा पूछ ले तो आप क्या कहोगे, सेल वॉल देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें इसके बारे में, ये जो मिस्टर रॉबर्ट हुक आते हैं, इन्होंने और क्या किया था, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। ठीक है, हो गया रिवाइज सारी 4-5 चीजें जो रॉबर्ट हुक के बारे में थी। अच्छा, कब खोज करी थी इन्होंने सेल की, तो इन्होंने खोज करी थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सेल्स इज, अभी बताया था साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो शब्द का मतलब क्या होता है, सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ब्लड इज, रक्त की स्टडी क्या कहलाती है, रक्त की स्टडी क्या कहलाएगी, तो आप क्या कहोगे, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, हेमाटोलॉजी, जहाँ पे हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हार्ट इज, ओके मैम बड़ी सारी स्टडी ले आए, तो यस रिवीजन तो ऐसे ही होती है। ठीक है, चलिए, द स्टडी ऑफ हार्ट इज, हृदय की स्टडी क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय यानी कि हार्ट होता है। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है।
ठीक है, तो कार्डियोलॉजी क्या होगा, हार्ट की स्टडी कहलाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, ऊतकों की स्टडी क्या कहलाती है। ठीक है, आप लोग कहते हो ना मैम स्टडी वाला टॉपिक करा दो, तो इसीलिए इन चीज़ों को लेके आई हूँ कि क्वेश्चंस के माध्यम से याद कर लोगे, आपको क्वेश्चन भी चीज़ें याद हो जाएंगी और दूसरी चीज़ क्या होगा, दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ क्या होता है, ऊतकों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसको, हिस्टोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे हिस्टो शब्द का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंड द सेल वॉल, अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया था मैंने कि जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप से जब वो ऐसे करके देख रहे थे तो वो जो माइक्रोस्कोप था उसके नीचे उनको क्या दिखी, जो पतली सी लकड़ी, शैंपेन की बोतल पे लकड़ी लगी होती है, उसकी पतली सी एक झिल्ली ली, उसके नीचे पुट करी, देखा कि उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उनको नजर आता है। ठीक है, ऐसा कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उनको नजर आता है, और उसको उन्होंने क्या समझा, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही छोटे छोटे कमरे जैसा लग रहा है, और अगर ये छोटे छोटे कमरे जैसे दिखने वाली जो संरचना है, हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको कह देते हैं आपका सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आपने सेल्यूलर जेल शब्द नाम सुना होगा, सेल्यूलर जेल, बताओ कहाँ पर है सेल्यूलर जेल, तो आप क्या आंसर करोगे, सेल्यूलर जेल कहाँ होती है, ये है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये जो अंडमान में जो ये जेल है, इसको हम सेल्यूलर जेल क्यों बोलते हैं भाई, बाकी भी तो जेलें होती है, उनको क्यों नहीं बोला, तो बेसिकली सेल्यूलर जेल का मतलब जहाँ पे बहुत ही छोटे से कमरे हो। ठीक है, बहुत ही छोटे कमरे वाली जो जेल थी उसको सेल्यूलर जेल नाम दे दिया। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई छोटा कमरा हो हम उसको सेल नाम दे देते हैं। ठीक है, उसी आधार पे यहाँ पे ये जो सेल है ये शब्द दिया गया। अब रॉबर्ट हुक को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, इसमें इनको अंदर तो सब कुछ खाली ही दिखाई दिया, बस बाहर की वॉल दिखाई दी थी, तो इसीलिए सेल वॉल के खोजकर्ता किसको कहा जाता है, कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है, कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप आंसर दोगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, कौन है कोशिका भित्ति के खोजकर्ता, तो आप क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक, तो अभी आंसर किया था हमने माइक्रोग्राफिया। ठीक है, कौन सी बुक हो जाएगी, माइक्रोग्राफिया यहाँ पे सही बुक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ दो फादर्स आते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ और समझो, और वो और बात क्या है, देखो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं यानी कि जीव विज्ञान की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या पता लगता है कि बायोलॉजी वैसे तो कुछ बहुत ही बड़ी सी ब्रांच है, इसके खुद के फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को इसका जनक कहा जाता है। और दूसरी बात क्या आती है स्टूडेंट्स कि ये जो बायोलॉजी है, ये जो जीव विज्ञान है, इसके हम तीन मुख्य ब्रांचेस देखते हैं। पहली है जूलॉजी, दूसरी है आपकी बॉटनी, और तीसरी है स्टूडेंट्स आपकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, पहली कौन सी है, जूलॉजी है, दूसरी है बॉटनी, और तीसरी कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। आपकी यहाँ पे तीन मुख्य ब्रांचेस आ जाती हैं। जूलॉजी में किससे डील करेंगे, जूलॉजी में डील करते हैं आप एनिमल्स से। ठीक है, जू जाते हो ना, एनिमल्स दिखाई देते हैं वहां पे, और जूलॉजी के जनक कौन है, वो ही एरिस्टोटल,
यानी कि अरस्तु हैं। ठीक, बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में आप डील करते हो प्लांट्स से यानी कि पादप से, और यहाँ पे इसके जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, तो आप क्या नाम देंगे, थियोफ्रेस्टस यहाँ पे सही नाम आ जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या नाम हो गया, थियोफ्रेस्टस, यहाँ पे बिल्कुल सही नाम आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की। ठीक है, तो नाम से ही क्या लग रहा है, यहाँ पे आप माइक्रोब्स के बारे में चर्चा करोगे, यानी कि जो छोटे छोटे से जीव होते हैं आप उसके बारे में चर्चा करते हो। और जो सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है स्टूडेंट्स, उसमें कौन आ जाते हैं यहाँ पे जनक, तो आप क्या कहोगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो हैं एंटनी वोन लीवनहॉक। अब आप कहोगे मैम इनको क्यों नाम दिया या इनको क्यों कहा गया सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, तो देखो इन्होंने सबसे पहली बार एक छोटा सेल देखा था जीवित। ठीक है, छोटा सेल तो आप कहोगे कि मैम वो तो रॉबर्ट हुक ने भी देखा, लेकिन इन्होंने जीवित सेल देखा, और वो जो जीवित सेल था वो क्या था, बैक्टीरिया था। ठीक है, तो इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन आ जाते हैं, एंटनी वोन लीवनहॉक। ठीक है, कौन आ जाते हैं, एंटनी वोन लीवनहॉक आ जाते हैं, एंटनी वोन लीवनहॉक आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वोन लीवनहॉक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके अलावा पहली चीज तो इन्हीं के बारे में देख लो, इन्होंने एक फर्स्ट लिविंग सेल देखा था, जिसको इन्होंने क्या कहा था, मतलब इन्होंने क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, जिसको इन्होंने, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, और जिसको इन्होंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, जिसको इन्होंने बोला था एनिमलक्यूल। अब आप आएंगे पेपर देख के और आके कहेंगे कि मैम इसके अंदर तो हमें कहीं भी एंटनी वोन लीवनहॉक लिखा हुआ ही नहीं मिला। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर एंटनी वोन लीवनहॉक का नाम ना लिखा हो तो यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने नाम दिया होगा लुईस पैस्चर। ठीक है, अब बात करोगे कि मैम लुईस पैस्चर को क्यों बोल दिया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि लुईस पैस्चर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन चीज़ों को कैसे क्योर किया जाए, उन सब चीज़ों पे वर्क के लिए हम लुईस पैस्चर को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली एक वर्ड यूज हो जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आपके लुईस पैस्चर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी, अभी अभी बताया एरिस्टोटल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी एरिस्टोटल। हाँ, हु सॉ द फर्स्ट लिविंग सेल, अभी अभी आपने देखा पहला लिविंग सेल किसने देखा, एंटनी वोन लीवनहॉक ने। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के जो पेड़ होते हैं उसमें नाभिक नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे केंद्रक, उसमें केंद्रक की खोज किसने करी, ऑर्किड के फूलों में केंद्रक की खोज किसने करी, केंद्रक की खोज किसने करी, तो आप क्या कहोगे, ऑर्किड के फूलों में केंद्रक की खोज किसने करी, तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे, रॉबर्ट ब्राउन। अब याद करने का क्या तरीका है, याद करने का स्टूडेंट्स तरीका सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी कोशिका होती है उस कोशिका के मध्य में जनरली, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो डॉट ओवल लाइक स्ट्रक्चर या स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और ये थोड़ा डार्क कलर का होता है।
थोड़ा डार्क ब्राउन आप इसको कह सकते हैं। और ये जो डार्क ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्राउन ने। बस ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। ये जो न्यूक्लियस होता है इसी के आधार पे आप अपनी कोशिका को दो प्रकार का बता सकते हो। न्यूक्लियस के आधार पे यहां पे न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका दो प्रकार की है। कोशिका के प्रकार, ठीक है, न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका के प्रकारों की, तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस के आधार पे हमें कोशिका मिली, पहली मिली आपको प्रोकैरियोट, दूसरी मिलती है स्टूडेंट्स हमको यूकैरियोटिक, ठीक है। पहली कौन सी मिली? प्रोकैरियोटिक मिली। दूसरी कौन सी मिली? यूकैरियोटिक मिली। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ढंग से नहीं बनी होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। यानी कि केंद्रक की जो झिल्ली होती है, केंद्रक के आधार पे, केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली पूर्ण रूप से नहीं बनी होती, ठीक है। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फुली डेवलप्ड होती है, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनकी जो केंद्रिका झिल्ली होती है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होती है, फुली डेवलप्ड होती है। और नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या आती है कि इनकी ये जो है ना, मतलब ये जो कोशिका होती है हम इसको बेसिकली कहते हैं ये असल वाली कोशिका है। यू शब्द का मतलब ही, यू अगर मैं अलग से लेटर देखूं इसका मतलब होता है ट्रू। कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोट मतलब जिसका जो न्यूक्लियस हो वो ट्रू हो। और अगर मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट का मतलब देखती हूँ, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जिसका जो न्यूक्लियस है वो अभी क्या हो, थोड़ा सा प्रिमिटिव हो, हम उसको क्या कह देते हैं? प्रोकैरियोट कह देते हैं, ठीक है। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओमनी सेलुला अ सेलुला वॉज गिवन बाय, ओमनी सेलुला अ सेलुला का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ओमनी सेलुला अ सेलुला का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो देखो, ओमनी सेलुला अ सेलुला का जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं उसकी बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? ये आपके सेल डिवीजन को दर्शाता है कि कोशिका विभाजन कैसे होगा, ठीक है। कोशिका विभाजन कैसे होगा उसको यह दर्शाता है, ठीक है। और क्योंकि ये कोशिका विभाजन को दर्शाता है तो इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाता है इसको किसने दिया था, ठीक है। सेल थ्योरी का एक पार्ट है ये, और इसको बताया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने इसको बताया था, ठीक है। तो इसके आधार पे क्या था कि कोई भी नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है, हमेशा जो नई कोशिका होगी वो पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है, ऐसा रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी इज नॉट फॉलोड बाय, जो सेल थ्योरी है, देखो सेल थ्योरी से रिलेटेड ना आपके 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। पहले है श्लीडन, दूसरे हैं स्वान, तीसरे हैं आपके रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसको बेसिकली देखिएगा कि पहली चीज तो इन्होंने बोली कि जितने भी जंतु हैं, सब जीव या जंतु है वो सब किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी
रुडोल्फ विर्चो ने कि जो है हमेशा पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाएं जन्म लेती है। ठीक है, तो ये जो आपकी सेल थ्योरी है किसने फॉलो, कौन फॉलो नहीं करता, तो आप यहाँ क्या आंसर करोगे, वायरस इसको फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वायरस तो खुद एक जीव है ही नहीं, जब तक पेन पे पड़ा है वो क्या है, मृत है, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर एंटर किया तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए के साथ मिक्स करेगा और जीवित हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी होती है। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाता है आपका, विषाणु ही बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। विषाणु ही क्या है, वायरस ही क्या है, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, क्या है ये, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। जब तक मृत है, कहीं बाहर पड़ी है, मृत है, जैसे ही किसी शरीर के अंदर गई वो जीवित हो जाती है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, प्रैक्टिस आपने की होगी, डिस्पाइट क्वेश्चन कमेंट्स नहीं देखे, लेकिन स्टिल आप लोगों को कहीं ना कहीं इतना तो पता लग ही गया होगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, पढ़ाई का कितना असर पड़ रहा है, आप अगर आंसर कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा। चलिए आज यहीं विराम लेते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।